चलिए, टॉपिक है गोदावरी नदी तंत्र। सुनो इधर, गोदावरी नदी तंत्र में सबसे पहले बनाओगे आप लोग एक मैप। और मैप में क्या बनाओगे? जो मैं बना रहा हूं पहले वही बनाना, बस, है ना। मैप में क्या बनाना है? जो मैं बना रहा हूं बस वही बनाना है। अच्छा, मुझे बताओ कि एक, दो, तीन, चार, अगर मैं ऐसी कंडीशन में जिले बनाऊं तो क्या आप बता सकते हो कि ये चार जिले कौन से होंगे? बैतूल, सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा, है ना। थोड़ा और बड़ा कर देता हूं इनको मैं। एक, दो, तीन, चार। अब ठीक है, ये चार जिले हैं। कंडीशन ये है, पश्चिम से आपको आना है तो वो जिला कौन सा होगा? ये वाला बालाघाट होगा, है ना। ये बालाघाट, साइड में शिवनी, छिंदवाड़ा और बैतूल, है ना। बस ये बनाना है आपको। और इसी में मैं बनाऊंगा एक नदी। बना। नदी का नाम बता देता हूं मैं। इसका नाम है
गोदावरी, और ये वेनगंगा, वर्धा, और ये दोनों मिलती है यहाँ पे भंडारा जिला, महाराष्ट्र, और तब जाके इस धारा का नाम होगा प्राणहिता। ये पानी अच्छा है पीछे। ठीक है, बना लिया। अगर मैपिंग सही करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, बाकी तो सब आसान है। पढ़े आगे। तो सबसे पहले वेनगंगा के बारे में लिख लेते हैं हम लोग, वेन गंगा के बारे में। तो हेडिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है वेनगंगा। नंबर 1 पे उद्गम के बारे में लिखोगे, उद्गम के बारे में। श्रेणी कौन सी है? सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत की कौन सी? मैकाल श्रेणी, के अंतर्गत सिवनी जिले के मुंडरा गांव के अंतर्गत परसवाड़ा पठार के अंतर्गत रजोला ताल से निकलती है। रजोला ताल से निकलती है। लंबाई 570 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के 2 जिलों में प्रवाहित होती है। कहाँ कहाँ पे? शिवनी और बालाघाट। और भारत के 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, भारत के 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, एमपी और महाराष्ट्र। यहां तक जल्दी से लिख लो पहले। देखो चीजें ना बहुत आसान है, बस स्किल सही होना चाहिए पढ़ने का। ठीक है भाई, 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में,
अर्धचंद्राकार संरचना बनाती है। अर्धचंद्राकार संरचना बनाती है, ये बात भी हम लोगों ने देखी है आगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, महाराष्ट्र के भंडारा में वर्धा में जाकर मिल जाती है। महाराष्ट्र के भंडारा में वर्धा में जाकर मिल जाती है। हो गया, महाराष्ट्र के भंडारा में जाकर वर्धा में मिल जाती है। और अगला पॉइंट लिखोगे, वर्धा और वेनगंगा की संयुक्त धारा को प्राणहिता कहते हैं। वर्धा और वेनगंगा की संयुक्त धारा को प्राणहिता कहते हैं। ठीक है, और आगे लिखोगे, इस नदी को सिवनी की जीवन रेखा कहते हैं। सिवनी की जीवन रेखा कहते हैं। सिवनी की जीवन रेखा कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे, रुडयार्ड किपलिंग द्वारा 1894-95 में द जंगल बुक और द सेकेंड जंगल बुक में इस नदी का जिक्र किया गया है। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा 1894-95 में द जंगल बुक और द सेकेंड जंगल बुक में इस नदी का जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे लिखोगे। अब लिखने से पहले एक बार देख लो, फिर लिखते हैं। यहां पर यदि आप देखोगे ना, तो शिवनी में इस नदी पर एक बांध बना है और एक बांध बालाघाट में बना है। तो बनाते हुए चलो तो चीजें आसान हो जाएगी। एक बांध कहां पर है? शिवनी में, और एक बालाघाट में। तो मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे कि वेनगंगा नदी पर सिवनी जिले में, वेनगंगा नदी पर सिवनी जिले में संजय सरोवर बांध, संजय सरोवर या भीमगढ़ बांध निर्मित है। संजय सरोवर या भीमगढ़ बांध निर्मित है, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। और बालाघाट जिले में धूती बांध, और बालाघाट जिले में धूती बांध निर्मित है। और बालाघाट जिले में धूती बांध निर्मित है। उसी में लिखना, धूती बांध से ही मध्य प्रदेश की पहली नहर
वैनगंगा नहर 1923 में निकाली गई। धुती बांध से ही मध्य प्रदेश की पहली नहर 1923 में वैनगंगा नहर निकाली गई, जिसकी लंबाई 45 किलोमीटर, लंबाई 45 किलोमीटर, जो वर्तमान में बालाघाट और भंडारा जिले जो वर्तमान में बालाघाट और भंडारा जिले के 4000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करती है। 4000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करती है। ठीक है, एक बार वापस मैप में आ जाओ। ये क्या है? अच्छा, नहर दिख रही है तो जलप्रपात बना रहा था यार। नहर आपने बोल दिया, मेरे को अलग बनाना पड़ेगा। अब क्या दिख रहा है? अब जलप्रपात दिखे, क्योंकि वो बांध से दूर बना दिया ना मैंने। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट में झरना। नेक्स्ट में लिखना, इस नदी पर बालाघाट जिले में गांगुलपारा जलप्रपात, इस नदी पर बालाघाट जिले में गांगुलपारा जलप्रपात निर्मित है। ठीक है, तो ये किसके बारे में बातें हो गई है? वैनगंगा नदी के बारे में। आगे बढ़ूं, अब मैप में आ जाओ आप लोग भी। नदियों को मैं कहीं से बनाऊं? रिवर्स को मैं बना रहा हूं इस कलर से, थोड़ा लाइट। ठीक है, देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ से एक रिवर आती है ऐसी। इस नदी का नाम है वाघ नदी। कहां से आती है? छत्तीसगढ़ वाले रीजन से। नदी का नाम दिख गया ना, वाघ नदी। इस वाघ नदी में बालाघाट से एक रिवर आती है और इस नदी का नाम है देव नदी। देव नदी। इस देव नदी पर एक जलप्रपात मिलेगा आपको, इस जलप्रपात का नाम है मलधर जलप्रपात। मलधर। नदी का नाम मैं यहां लिख सकता हूं, क्या नाम था? देव नदी। बालाघाट में जलप्रपात कौन सा है?
जलधर नहीं है, मलधर है, मलधर जलप्रपात। ठीक है, देखो गांगुलपारा जलप्रपात कहाँ पर है, बालाघाट में, लेकिन नदी वैनगंगा नदी। और मलधर जलप्रपात की बात होगी तो ये भी बालाघाट में, लेकिन नदी कौन सी है, देव नदी। और देव नदी किसकी सहायक है, वाघ नदी की। और वाघ नदी किसकी सहायक है, वैनगंगा की। तो मैपिंग क्लियर रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़े। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि बालाघाट में एक और रिवर वैनगंगा में जाकर मिल गई। इस नदी का नाम है चंदन नदी। चंदन, अगर जरा जरा से जिले बनाए होंगे तो डेफिनेटली आप नदियां नहीं बहा पा रहे होंगे, और नदियां पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही होगी। चलो ठीक है, तो नदी का नाम क्या है, चंदन नदी। इस चंदन नदी पर आपको मिलेगा एक बांध। चंदन नदी पर क्या है, एक बांध है। नंबरिंग में इसको चलो 3 दे देता हूं, क्या फर्क पड़ता है। नदी का नाम आपने यहां पे लिख दिया चंदन, और चंदन नदी जिला मैंने यहां पे लिख दिया बालाघाट। और इस नदी पर एक बांध है, बांध का नाम है नेहल सेरा बांध। और नेहल सेरा बांध चंदन नदी पर बालाघाट जिले में है। इसको नहले सेरा बांध भी कहते हैं, नहले सेरा। ठीक है, आगे बढ़ूं। उम्मीद है कि मैप पढ़ने के बाद में आपको चीजें याद रह जाएगी। अब यहां तक तो याद हो ही गई होगी, है ना। चलो देखो आगे। आगे देखोगे एक रिवर आपको इस प्रकार से बहते हुए नजर आएगी। अच्छा, ये एग्जैक्ट लोकेशन है ना, ऐसा मत समझना कि सर का जहां मन में आएगा वहां पे लाइन खींच दी है ना। आप कभी देखना, ये आपको रियलिटी में ऐसी मिलेगी। इस नदी का नाम है बावन थड़ी। क्या नाम है, बावन थड़ी। लिख लोगे, मैं भी लिख देता हूं, बावन थड़ी, बावन थड़ी। इस बावन थड़ी पर आपको यहां पे एक डैम मिलेगा। डैम में नंबरिंग कर देता हूं 4। इस डैम का नाम है राजीव सागर बांध। ये बन गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। राजीव सागर बांध, अरे नदी बन गई, मैं आगे जा रहा हूं। नदी का नाम बोलो, बावन थड़ी, बावन थड़ी। और इस बावन थड़ी नदी पर किस जिले में, सिवनी और, सिवनी और बालाघाट कहाँ चले गए हो, बालाघाट और महाराष्ट्र की सीमा पर है। यानी कि आप लिख सकते हो कि एमपी प्लस महाराष्ट्र की सीमा पर। और अगर मध्य प्रदेश का जिला पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, बालाघाट। और ये डैम कौन सा बना हुआ है, राजीव सागर बांध। राजीव सागर बांध, ठीक है। नदी का नाम है बावन थड़ी। कर दो चेंज। ठीक, आगे बढ़ूं। जब यहां से मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा,
तो आपको एक रिवर ऐसे दिखाई देगी, फिर एक रिवर ऐसे दिखाई देगी, फिर एक रिवर ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, तो मैं नदियों के नाम बताऊं उसके पहले एक बार बना लो। देखो पढ़ना बहुत इजी है, 4 पेज एक थ्योरिकल पार्ट के रूप में पढ़ोगे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता है, और मैपिंग से पढ़ने के बाद में चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने नदियाँ बना ली होगी, है ना? हाँ, तो इस नदी का नाम है पेंच। क्या नाम है? पेंच। इसका नाम है पेंच नदी। तो आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि पेंच नदी पर एक डैम छिंदवाड़ा में है, और पेंच नदी किस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? तो आपने ये भी बता दिया कि पेंच नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। फिर आप ये भी बता सकते हो कि इस पेंच नेशनल पार्क में एक डैम बना हुआ है पेंच नदी पर। तो डैम सही जगह बनाना अपने घर का राज नहीं है, जहां मन में वहां बना दिया, लॉस हो जाएगा। ठीक है, 52 हो गया। पेंच नदी के बारे में लिखो जरा नेक्स्ट हेडिंग में। पेंच नदी लिखो इसके बारे में। यह नदी छिंदवाड़ा से होते हुए, यह नदी छिंदवाड़ा से होते हुए, छिंदवाड़ा से होते हुए छिंदवाड़ा और सिवनी की सीमा बनाते हुए, छिंदवाड़ा और सिवनी की सीमा बनाते हुए पेंच नेशनल पार्क में से प्रवाहित होती है। पेंच नेशनल पार्क में से प्रवाहित होती है, या पेंच राष्ट्रीय उद्यान में से प्रवाहित होती है, एक ही बात है। और महाराष्ट्र के नागपुर में, और महाराष्ट्र के नागपुर में कन्हान में जाकर मिल जाती है। कन्हान, कन्हान नदी में जाकर मिल जाती है। कन्हान नदी महाराष्ट्र के नागपुर में, ये देखो ये जाके मिल रही है। इस नदी को, इस नदी को पेंच राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहते हैं। इस नदी को पेंच राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहते हैं। और आगे लिखोगे, पेंच नदी पर, पेंच नदी पर छिंदवाड़ा में, पेंच नदी पर छिंदवाड़ा में माचागोरा बांध, माचागोरा बांध और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर तोतला डोह बांध, तोतला डोह बांध निर्मित है।
तोतला डोह बांध निर्मित है। अच्छा, आपने ये लिख दिया है कि इसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है ना। तो पेंच रिवर के बारे में आपको ये सारी की सारी बातें होना पता होना जरूरी है। आगे बढ़ूं, आगे देखो, जब यहां तक का मैटर हमारा क्लियर हो गया तो आगे जब देखोगे तो एक नदी इसकी सहायक नदी है। इस नदी का नाम है कुलबेहरा। इस नदी का नाम क्या है? कुलबेहरा। कुलबेहरा नदी, क्या नाम लिखा मैंने? कुलबेहरा नदी। और कुलबेहरा के बारे में लिखोगे एक लाइन में, बोलूं? कुलबेहरा के बारे में लिखोगे, यह नदी छिंदवाड़ा की प्रमुख नदी है और यह नदी छिंदवाड़ा की प्रमुख नदी है और पेंच नदी की सहायक नदी है और पेंच नदी की सहायक नदी है। इस नदी को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहते हैं। इस नदी को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहते हैं। देखो, 3 जीवन रेखाएं आपने यहां पर पढ़ ली है। पहली शिवनी की जीवन रेखा वैनगंगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा पेंच नदी और छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कुलबेहरा, ठीक है। अगली हेडिंग डालना कन्हान नदी। कन्हान, इसका नाम क्या है? कन्हान है। कन्हान नदी। अच्छा, पढ़े हम लोग उसके पहले यहाँ एक बार देख लो। कन्हान नदी पर भी आपको एक जलप्रपात देखने को मिलेगा। दिखा? छिंदवाड़ा में एक जलप्रपात है कन्हान नदी पर। इस जलप्रपात का नाम है लिलाही जलप्रपात। लिखे? कन्हान के बारे में लिखना, छिंदवाड़ा से होते हुए महाराष्ट्र में यह नदी वैनगंगा में मिल जाती है। छिंदवाड़ा से होते हुए महाराष्ट्र में यह नदी वैनगंगा में मिल जाती है। महाराष्ट्र में यह नदी वैनगंगा में मिल जाती है। इस नदी पर छिंदवाड़ा में लिलाही जलप्रपात, नदी का नाम क्या था? कन्हान। जिला कौन सा है? अच्छा, जलप्रपात का नाम क्या है? लिलाही जलप्रपात। और जिला कौन सा है? तो छिंदवाड़ा, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होना अति आवश्यक है। आगे बढ़े। उम्मीद है कि आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। अगली नदी डालना वर्धा। नेक्स्ट वर्धा, ये रही वर्धा। और वर्धा के बारे में लिखोगे, बोलूं? लिखो, 2 मिनट रुकूं? बोलूं? लिखो। सतपुड़ा पर्वत की महादेव श्रेणी के अंतर्गत, सतपुड़ा पर्वत की महादेव श्रेणी के अंतर्गत कालीभीत पहाड़ी
के वर्धन शिखर कालीभीत पहाड़ी के वर्धन वर्धन शिखर से निकलती है। बैतूल जिले के अंतर्गत बैतूल जिले के अंतर्गत बैतूल जिले के अंतर्गत आगे लिखना। इसकी लंबाई 455 किलोमीटर, इसकी लंबाई 455 किलोमीटर। नेक्स्ट आगे लिखना। यह नदी महाराष्ट्र के भंडारा में वैनगंगा से मिल जाती है। यह नदी महाराष्ट्र के भंडारा में वैनगंगा नदी से मिल जाती है और दोनों की संयुक्त धारा को प्राणहिता का नाम दिया जाता है। यह नदी महाराष्ट्र के भंडारा में वैनगंगा से मिल जाती है और दोनों की संयुक्त धारा को प्राणहिता का नाम दिया जाता है। ठीक है, हो गया। तो चलो वर्धा के बारे में भी हम लोगों ने लिख दिया है। अगली कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी के बारे में लिखो। अगली हेडिंग क्या रहेगी आपकी? गोदावरी। क्यों इतना लिखा हुआ सब कहाँ गया? ओ ठीक है। वर्धा हो गई ना? गोदावरी लिखना। गोदावरी। और गोदावरी में लिखोगे इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से होता है। इस नदी का उद्गम लिखो क्या? महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर नासिक के त्र्यंबकेश्वर से होता है। आगे लिखोगे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। क्या लिखा आपने? प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट में लिखोगे पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। आगे लिखोगे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है।
नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा। डेल्टा का निर्माण करती है। क्या होता है डेल्टा? अच्छा, पूछने वाले हो। डेल्टा और एस्चुरी का एक वीडियो अभी मैंने देखा था बीच में, भूपेंद्र सर ने एक्सप्लेन किया था। आपने देखा? नहीं देखा? कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ, लाइफ में कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि अपना क्या बोलते हैं उसको, तरीका। देखो इधर, देख रहे हो ना? ये एक पठार है, पहाड़ी है, कुछ भी बोल सकते हो, है ना? डायरेक्शंस में दो कर देता हूं। यहां पर भी पानी है इस लेवल तक, यहां पर भी पानी है यहां तक। एक नदी इधर जा रही है और एक नदी इधर जा रही है, ठीक है? मुझे बस पहले तो ये बता दो कि ये जो ग्रीन कलर वाली संरचना मैंने यहाँ पे लिख दिया, पर्वत या पठार, पर्वत या पठार, कोई दिक्कत नहीं है। दो कंडीशंस हैं आपके पास में। इस पर्वत या पठार का जो पश्चिमी क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र, इन दोनों की तुलना में आपको ढलान कहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है? पश्चिम में या पूर्व में? ढलान ज़्यादा कहाँ पर है? ढलान का मतलब समझते हो क्या होता है? ढलान का मतलब होता है खड़ी खाई। तो ढलान कहाँ पर दिखेगा? ये पूर्व है कि पश्चिम है? चलो मैं डायरेक्शन बता देता हूँ, आपको दिशा के बारे में नहीं ज्ञान है। ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो मैंने ये पूछा कि ज्यादा ढलान किस ओर है? ज्यादा ढलान किधर है? पश्चिम की ओर है, क्योंकि पूर्व में तो क्या है, ढलान कम होता जा रहा है। हाँ, तो ढलान कम है और यहाँ पे क्या है, सीधा ढलान है, ज्यादा ढलान है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि ढलान क्या है, ढलान ज्यादा, और यहाँ पे ढलान क्या है, कम है। यहाँ ढलान ज्यादा है तो नदी का वेग कैसा होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा होगा ना। और नदी किसी भी क्षेत्र में से यदि बहकर जाएगी तो नदी उस क्षेत्र की जो मिट्टी है, चट्टान है, उसका कटाव करेगी, और कटाव करेगी तो उस नदी के जल में आपको रेती, मिट्टी आदि के कण मिलेंगे, मिलेंगे ना। अब नदी रेत, मिट्टी आदि के कण लेकर जा रही है, लेकिन नदी का वेग क्या है, ज्यादा है। अगर नदी का वेग ज्यादा होगा तो नदी सीधे कहाँ पे प्रवेश करेगी? समुद्र में। और ऐसी स्थिति में यदि समुद्र का जल इस नदी के वेग पर प्रभावी नहीं होता है तो नदी का वेग समुद्र पर प्रभावी होगा, क्योंकि वेग ज्यादा है। और नदी का वेग यदि समुद्र के जल पर प्रभावी होगा तो नदी सीधे किस में प्रवेश करेगी? समुद्र के जल में। और सीधे समुद्र के जल में प्रवेश करेगी तो इस नदी के जल में जो भी रेती, मिट्टी आदि के कण थे वो सीधे कहाँ चले जाएंगे? समुद्र में। तो क्या वहाँ पे डेल्टा बनेगा? नहीं बनेगा। तो वहाँ पे क्या बनेगी? एस्चुरी बनेगी, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? जिसे हम लोग नाम देते हैं ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख, हिंदी में ज्वार नदमुख कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एस्चुरी।
ज्वार नदमुख का मतलब ये होता है कि तीव्र वेग से नदी जब समुद्र में प्रवेश करेगी तो वहां पर आपको एक गड्ढा देखने को मिलेगा। मैंने कई बार कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे कि आप एक खाली बकेट लो, उस बकेट में पानी भर दो, और पानी भरने के बाद में ऐसी कोई बाटल लो, उस बाटल से ऊपर से पानी उस बकेट में जब आप डालोगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, एक गड्ढा बनेगा ना। उस गड्ढे को ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख या एस्चुरी। एक बात क्लियर होती है। सेकंड थॉट में यदि आप देखोगे पूर्व की ओर, तो यहाँ पर कंपेयर टू पश्चिम की ओर ढलान क्या है, तो आप लोग बोलोगे कि ढलान हमारा कम है, नदियों का, हमारा नहीं। और नदी का वेग क्या है, तो आप कहोगे कि नदी का वेग भी कम है, नदी का वेग भी कम है। अब नदी का वेग कम है, इतना लंबा सफर नदी के द्वारा अपनी सरफेस पे अपने क्षेत्र में बहते हुए तय किया जाएगा, तो डेफिनेटली इतने लंबे सफर के मार्ग में नदी उस भूमि का कटाव करेगी, और कटाव करने के परिणाम स्वरूप यहाँ इस नदी के जल में भी आपको रेती मिट्टी के कण मिलेंगे मिलेंगे। ढलान कम है तो नदी का वेग भी क्या होगा, कम होगा, धीरे 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 बेचारी जाएगी बहते बहते। और इधर से आएगा समुद्र, समुद्र की लहरें आएगी, समुद्र की लहरें जैसे ही आएगी, ऑलरेडी बेचारी का वेग कम है, समुद्र की लहरें आएगी, नदी के पानी को पीछे की ओर धकेलेगी, धकेलने से नदी के जल का क्या होगा, फैलाव होगा, और फैलाव होगा तो उसमें जो भी रेती मिट्टी के कण थे उनका वहाँ पर जमाव होगा, और जमाव होने के बाद में जब लहरें बार बार आती रहेगी तो वो डेल्टा बनते जाएंगे, मिट्टी का जमाव होता जाएगा, तटीय मैदानों का निर्माण होगा, और उन्हीं तटीय मैदानों को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ये पल्ले पड़ी, पड़ गई, ये बना लो, डेल्टा एस्चुरी में काम देगा आपको। गरबे वरबे खेल रहे होंगे, वेरी गुड। तैयार वैयार भी होना पड़ता होगा क्योंकि वो मेकअप उतर नहीं रहा है। बढ़िया है। तो आप लोग भी जाते हो गरबे खेलने, आप लोग जाते हो पीछे, नहीं जा रहे हो, क्यों? अभी 2 साल की कसर निकालनी चाहिए आप लोगों ने, तो लॉकडाउन लॉकडाउन में कुछ गरबे वरबे नहीं हो पाए, कोरोना का, कोरोना टाइम में, है ना, लास्ट टाइम निकाल दिया आप लोगों ने। ओके। अच्छा, आप लोग जाओगे कि नहीं जाओगे ये नवरात्रों में कभी कभी अपने घर वर, है ना, क्योंकि मेन गरबे तो उधर ही होते हैं। मैं तो आप लोगों के वो डांस वांस देख के बड़ा वो हो जाता हूँ, एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि उसमें सिंपल सिंपल स्टेप है, बस आगे जाओ, पीछे आओ, फिर घूम लो। ए एससी जी, तो मेरे को डांस नहीं आता। ठीक है, क्या? नहीं, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है, सिंपल स्टेप है मतलब कि, और फिर नहीं, मैंने अभी तक डांस नहीं किया, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि यार ग्रुप में डांस करो, गलत भी करोगे तो पता कहाँ चलता है वहाँ पे। है ना। चलिए, हो गया, अपन जरा आप नदी पे आ जाए, लिखो आगे क्या क्या हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी लंबाई हो गई, लिखो, इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे
इसे दक्षिणी गंगा, इसे दक्षिणी गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा की संज्ञा दी जाती है। इसे दक्षिणी गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, एक लाइन और लिख लो। गोदावरी नदी अपवा तंत्र का, अरे ऐसा लिखो, हाँ चलो ठीक है लिखो। गोदावरी नदी अपवा तंत्र का कुल क्षेत्रफल 23,388 वर्ग किलोमीटर है। 23,388 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत 699 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। ठीक है, तो ये यहां तक आपको पढ़ना पड़ेगा गोदावरी रिवर सिस्टम। और इतना जितना कुछ भी आपने लिखा है सब किस में से आया है, इसमें से। अगर ये आपका क्लियर हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। तो महत्वपूर्ण ये मैप है, बाकी चीजें तो सब आसान हैं, समझ लो। उम्मीद है कि आप इस चीज को बेहतर तरीके से बनाओगे घर पे, है ना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन के लिए। बड़ा आनंद मिला आप लोगों के साथ पढ़ के।